एवरीवन, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से हमारे लेक्चर सीरीज को देख रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने स्टैटिस्टिक्स का पार्ट थर्ड, जिसमें हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा और साथ साथ में सोर्सेस ऑफ डाटा भी पढ़ेंगे। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। तो गाइस, ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कलेक्शन ऑफ डाटा में हम बात करेंगे पहले तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है ये पहली स्टेज होती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की। अब अगर आप किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें पहली स्टेज क्या होती है? सबसे पहले तो डाटा को कलेक्ट करो। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डाटा को चेंज करना सिंपल डाटा में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? डाटा को कलेक्ट करना। अगर डाटा होगा तभी तो हम कुछ निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है? अगर डाटा होगा तभी तो हम कुछ निकाल पाएंगे। तो डाटा क्या होता है? हमारी पहली स्टेज होती है किसकी? स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की। जो भी किसी भी फील्ड में, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है फील्ड ऑफ स्टडी, कि जिस भी फील्ड में हम स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर किसी भी फील्ड में हम स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें कलेक्शन ऑफ डाटा चाहिए। डाटा होगा तो तभी हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है पर्पस, कि इसका पर्पस क्या है, क्यों हम करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा का काम है, ठीक है, इसका पर्पस है टू collect evidence for reaching a sound and clear solution to a problem। पर्पस क्या है, क्यों हम कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं? तो इसका पर्पस है कि हम क्या करते हैं? एविडेंस इकट्ठा करते हैं फॉर रीचिंग, कहां पहुंचने के लिए? एक सोल्यूशन पे। किसके सोल्यूशन पे? सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अब जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? एविडेंस इकट्ठा करते हैं। किसकी वजह से? हम जब कलेक्ट करते हैं डाटा को। डाटा इज बेसिकली एन एविडेंस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल समझाया था कि अगर आप कोई भी फैक्ट आगे रखते हो और उसके साथ एविडेंस रखते हो तो आपकी बात पे ज्यादा विश्वास किया जाता है। ठीक है, तो पर्पस समझ आया आपको? अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लूं कि आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाटा चाहिए कि भाई कितने पर्सन क्या है, कितना यूथ ऐसा है जो अनएम्प्लॉयड है और उसके कारण क्या है, किन कारणों से वो अनएम्प्लॉयड है। पहले तो आपको उन फैक्टर्स का पता करना पड़ेगा। तो उन फैक्टर्स का पता कहां से करोगे आप? जब आप डाटा को कलेक्ट करोगे। डाटा को कलेक्ट करोगे, लोगों से पूछोगे जाके कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कारण होते हैं। खुद से तो करोगे नहीं, ठीक है। तो जो जिस चीज का आप लोगों से पता करते हो, लोगों से डाटा इकट्ठा करते हो, तो वो डाटा ही आपका क्या बनता है? एविडेंस बनता है। और उसी एविडेंस से आप पहुंचते हो कहां पे? पहुंचते हो एक क्लियर सोल्यूशन पे, कि इसका सही सोल्यूशन क्या होना चाहिए इस प्रॉब्लम का। जैसे बीपीएल कल भी एग्जांपल दी थी, बिलो पॉवर्टी लाइन। आज के टाइम पे भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन बिलोंग करते हैं। तो उनको अगर उनकी प्रॉब्लम को सुलझाना है तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए? एक सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन किसकी मदद से मिलेगा? जब हमारे पास एविडेंस होंगे। और एविडेंस कहां से आएंगे? एविडेंस आएंगे कलेक्शन ऑफ डाटा से। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है? डाटा इज बेसिकली अ टूल। डाटा इज अ टूल। डाटा एक टूल है which help in understanding problem। I'm sorry, डाटा क्या है? डाटा एक टूल है। डाटा एक टूल है
जिसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि भाई प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो डाटा से हम हर एक चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेसिकली डाटा इज अ टूल विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा बहुत जरूरी है। ठीक है, डाटा होगा तभी आगे काम चलेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डाटा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ डाटा पे। ठीक है, अब अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम बात करें तो टर्म्स क्या है हमारे पास। सबसे पहले आ जाता है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? ठीक है, आप जानते हैं इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट करता है। तो मैं लिखूंगा इन्वेस्टिगेटर इज अ पर्सन। पर्सन भी हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, पर्सन या इंस्टीट्यूशन who conducts statistical इंक्वायरी। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन होता है जो कंडक्ट करता है क्या, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। जो लोगों के घर जा जाके पूछता है, जो मतलब जैसे जब सर्वे होता है, जैसे जब सेंसस होता है, तो लोग आते हैं ना, लोगों के घरों में जाते हैं और पूछते हैं कि भाई कितने फैमिली मेंबर्स हैं, अलग अलग चीजें पूछते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो जो लोग पूछते हैं वो बेसिकली इन्वेस्टिगेटर होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन होता है जो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा गाइस, इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। ठीक है, वो इन्वेस्टिगेटर। लेकिन अब ये मान लो किसी ने डिसाइड करा है कि मैं इस मुद्दे पे स्टैटिस्टिक्स करना चाहता हूँ, तो जिसने डिसाइड किया ना वो कौन है, इन्वेस्टिगेटर है। ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। ठीक है, आई एम सॉरी, इन्वेस्टिगेटर अब खुद तो सारा काम कर नहीं सकता भाई, उसको अपने साथ क्या चाहिए, और भी लोग चाहिए। और जो लोग वो अपने साथ शामिल करेगा इस प्रोसेस में, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में, वो कौन है, उनको बोला जाता है इनमरेटर। उनको बोला जाता है इनमरेटर। अब इनमरेटर कौन होते हैं? इनमरेटर वो पर्सन होते हैं जो हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं किनकी, इन्वेस्टिगेटर की। किस काम में, स्टैटिस्टिकल कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटर्स नीड्स द हेल्प ऑफ, इन्वेस्टिगेटर्स को जरूरत होती है किनकी हेल्प की, इनमरेटर्स की हेल्प ऑफ सर्टेन पर्सन्स फॉर, किसके लिए, फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा की कलेक्शन के लिए क्या चाहिए उनको, कुछ लोग चाहिए होते हैं, और जो उनकी हेल्प करते हैं इस काम में वो कौन होते हैं, इनमरेटर्स होते हैं। ये इन्वेस्टिगेटर अलग है, जो चाहता है कि इस मुद्दे के लिए हम क्या करेंगे, हमें स्टैटिस्टिक्स करनी पड़ेगी, हम लोगों के घर पे जाके लोगों से डाटा इकट्ठा करेंगे, ये चाहता है। और जो इस पर्सन की हेल्प करेंगे इस काम में वो कौन है, इनमरेटर्स है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आ जाता है रिस्पोंडेंट्स। ठीक है, अब इसको भी ध्यान से समझो। रिस्पोंडेंट्स तो आप समझ सकते हो, इसके नाम से ही पता चलता है कि रिस्पोंडेंट्स कौन होते हैं। रिस्पोंडेंट्स कौन होते हैं, जिनसे हम डाटा को इकट्ठा करते हैं। मतलब रिस्पोंडेंट्स, अगर मैं गया हूँ किसी के घर पे, मान लो ठीक है, कोई इन्वेस्टिगेटर है जिसने मुझे हायर किया है, मैं उसका इनमरेटर हूँ। ठीक है, इनमरेटर हूँ, मैं चला गया किसी के घर पे पूछने कुछ। ठीक है, तो वो जो पर्सन है, अब मैं उससे कर रहा हूँ क्वेश्चंस ताकि मुझे आंसर मिले, और उसी आंसर को मैं क्या बनाऊं, अपना डाटा बनाऊं। ठीक है, अब मैं उससे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, और वो उस क्वेश्चन का क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्स दे रहा है मेरे को, तो वो पर्सन क्या हुआ, रिस्पोंडेंट हुआ। ठीक है, तो रिस्पोंडेंट कौन होते हैं, रिस्पोंडेंट फ्रॉम होम
वी कलेक्ट डाटा, जिनसे हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। फ्रॉम हुम वी कलेक्ट डाटा, जिनसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, रिस्पोंडेंट्स होते हैं। अब उसके बाद एक वर्ड आता है, बहुत बार मैं यूज करता हूँ, सर्वे। क्या होता है भाई सर्वे, बता सकते हो? ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी क्लास चल रही है, ठीक है लाइव क्लास ऐसे होती है। तो सर्वे क्या है? सर्वे एक मेथड है गैदर करने का, क्या गैदर करने का डाटा, ठीक है, बहुत सारे डाटा को या इंफॉर्मेशन को गैदर करने का क्या है, एक मेथड है। गैदर कहां से करेंगे, गैदर करेंगे लोगों से। तो सर्वे इज बेसिकली अ मेथड, सर्वे इज बेसिकली अ मेथड ऑफ gathering information from the individuals। सर्वे क्या होता है? सर्वे एक मेथड होता है क्या करने का, अ मेथड ऑफ गैदरिंग। गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा किसको, इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सर्वे। ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा कि सर्वे करने वाले आए हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, लोगों के घर घर जाके क्या करते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, और उसी क्वेश्चन से वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। समझ आ रही है? फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मतलब बहुत सारे लोगों से वो क्या करते हैं, पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं और डाटा को इकट्ठा करते हैं। समझ आई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो मैं सोच रहा था कि आपको करवा दूं, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ डाटा की। सोर्सेस ऑफ डाटा, तो डाटा के सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो डाटा के क्या क्या सोर्स हैं, मतलब कहां कहां से हमें डाटा मिलता है। तो डाटा के दो सोर्स मैं आपको बताऊंगा। पहला है आपका इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स, और दूसरा है आपका कौन सा, एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। ये आपके सोर्सेस हैं, किसके, सोर्सेस ऑफ डाटा के। इंटरनल सोर्स क्या होता है? अगर मान लो आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है, और उस बिजनेस का आपने लास्ट में जो बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, अगर आपने वो बनाने हैं तो उसके लिए जो डाटा है, क्या आप लोगों से पूछने जाओगे? बिजनेस आपका है, ठीक है, तो अगर आपने बनाना है, ठीक है, अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, वो बाद में बनाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं। ये वाले जो अकाउंट हैं ये कैसे बनते हैं, पहले हम जो डाटा इकट्ठा किया होता है, हमने जो रोज की सेल परचेज हुई होती है उसको हमने एक जर्नल में रिकॉर्ड किया होता है, जर्नल से हम लेजर में शिफ्ट करते हैं उसको, ठीक है, बाकी प्रोसेस आपको पता है, ठीक है। तो उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। अब जो हमने जर्नल बनाया वो हमने खुद बनाया हुआ, ठीक है, क्या हम कहीं बाहर जाके बनाया हमने, क्या इस डाटा को कलेक्ट करने हम कहीं बाहर से पूछने गए कि भाई हमारा जर्नल कितना है, हमारी सेल्स कितनी है, कहीं बाहर पूछने गए हम कि हमारी सेल्स कितनी है, भाई हमने बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, हमें कितना प्रॉफिट कितना नुकसान हुआ है, ठीक है, वो पता करना है, तो मुझे बता दो कि हमारी सेल कितनी हुई है। क्या हम ऐसे पूछते हैं? नहीं ना पूछते। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, इंटरनल सोर्स। व्हेन the data is collected, when the data is collected from inside the, when data is collected from inside the organization, उस डाटा को, जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं कहां से, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरा बिजनेस है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर से ही अगर मैं डाटा को इकट्ठा कर रहा हूं तो वो मेरा क्या है, वो मेरा इंटरनल सोर्स है। इंटरनल सोर्स मतलब मैं अंदर से ही पता कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या हुआ, इंटरनल सोर्स हुआ। व्हेन डाटा इज कलेक्टेड
फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और एक्सटर्नल क्या हुआ? व्हेन data is collected outside the organization। अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? वो हमारे लिए क्या होगा? वो हमारे लिए एक्सटर्नल सोर्स होगा, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स से हम डाटा ले रहे हैं। ठीक है। मतलब मान लो जैसे मैं बेरोजगारी की बात कर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था, अगर उसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ तो गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना हमने, तो उसके लिए हमें डाटा चाहिए, तो क्या वो अंदर से डाटा ले पाएंगे? उनको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा, तभी उनको पता चलेगा क्या कारण है बेरोजगारी के। समझ आ रही है? तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो इंटरनल सोर्स से डाटा कम्स फ्रॉम इंटरनल सोर्स, जो डाटा हमें इंटरनल सोर्स से मिलता है इज कॉल्ड इंटरनल डाटा। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल डाटा बोलते हैं। जो डाटा हमें कहां से मिलता है? इंटरनल सोर्स से मिलता है, उसको हम इंटरनल डाटा बोलते हैं। और जो डाटा हमें एक्सटर्नल से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डाटा। ठीक है, समझ आ रही है? तो इंटरनल डाटा तो वही हुआ जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्सटर्नल होता है वो फर्दर दो टाइप्स में और डिवाइड होता है। अब इसके दो और टाइप्स होते हैं, वो होते हैं प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं गाइस, और सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं? जब प्राइमरी सोर्स का मतलब है जब आप कोई भी इन्वेस्टिगेटर है वो खुद बाहर जाके क्या करे? इंफॉर्मेशन को डिराइव करे, डाटा लोगों से कलेक्ट करे, उस टाइम पे बोला जाता है उसको प्राइमरी सोर्स। कि आप कहां से डाटा कलेक्ट कर रहे हो? सोर्स ऑफ ओरिजिन से। सोर्स ऑफ ओरिजिन से, इस चीज को याद रखना गाइस। डाटा कहां से आ रहा है? सोर्स ऑफ ओरिजिन से। सोर्स ऑफ ओरिजिन मतलब जहां से वो चीज पैदा हुई है। ठीक है, अगर कोई मुद्दा है किसी भी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट है तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप क्या करोगे? आप उन्हीं लोगों के पास जाओगे जो बेरोजगार हैं, वही आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं बेरोजगारी के, क्या क्या कारण है बेरोजगारी के, क्या क्या रीजंस हैं बेरोजगारी के, वही बता पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप उनके पास जाके खुद इंफॉर्मेशन लेते हो तो वो पर्सन आपके क्या है? प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, अगर आप खुद जाके लेते हो। और सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सोर्स वो होते हैं कि जब मान लो किसी पर्सन ने पहले से डाटा कलेक्ट किया हुआ है, और आप उसी डाटा को यूज कर लेते हो अपने काम के लिए। समझ आ रही है? किसी ने पहले से लिया हुआ है, ठीक है, किसी ने पहले से डाटा लिया हुआ है, आप उसी डाटा का यूज करते हो अपने काम के लिए, तो वो क्या हुआ? वो आपका एक सेकेंडरी सोर्स होगा। ठीक है, वो पर्सन क्योंकि वो ऑलरेडी ले चुका था, आपने सोर्स ऑफ ओरिजिन से तो लिया नहीं वो। ठीक है, वो कहां से लिया? आपने किसी और पर्सन से लिया। देखिए, तो गाइस जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर कोई पर्सन है जो अनएम्प्लॉयमेंट के फैक्टर्स जानना चाहता है, वो खुद जाके क्या कर रहा है? लोगों के पास जा रहा है और वहां से जानकारी ले रहा है, वहां से डाटा इकट्ठा कर रहा है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं बेरोजगारी के। ठीक है, अब वो डाटा उसने इकट्ठा किया, अगर वो खुद जाके इकट्ठा कर रहा है तो वो कौन सा सोर्स है? प्राइमरी सोर्स से। वो कहां से इकट्ठा कर रहा है? प्राइमरी सोर्स से इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वही डाटा अब उसने इकट्ठा कर लिया, मान लो डाटा उसने ले लिया, डाटा उसने कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करके उसने मान लो कहीं पे पब्लिश कर दिया, कलेक्ट करके उसने क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया कि ये इतने मतलब ये कारण हो सकते हैं किसके? बेरोजगारी के। अब कोई दूसरा पर्सन है वो चाहता है कि अब मैं रोजगार पे
कि मतलब क्या कारण होते हैं, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से लोगों को रोजगार मिलते हैं, क्या क्या रीजंस हैं, तो वो क्या करेगा, वो इसी डाटा का यूज करेगा। अब आपको पता है अपोजिट है ये चीजें, ठीक है, अपोजिट है, तो वो देखेगा कि बेरोजगार पर्सन क्या क्या काम करते हैं, वो काम को वो इंक्लूड नहीं करेगा और उन फैक्टर्स को इंक्लूड कर देगा जिन फैक्टर्स से लोगों को जॉब मिलती है। ठीक है, समझ आ रही है। तो अब उसने क्या किया, उसने खुद जाके मेहनत नहीं की, उसने जो पब्लिश्ड था डाटा, जो डाटा पब्लिश्ड था ऑलरेडी, जो प्राइमरी सोर्स की वजह से डाटा पब्लिश था ऑलरेडी, सेकेंडरी सोर्स क्या हुआ कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, डाटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आप किसी से पूछने नहीं गए, आपने उसी डाटा को उठाया, उसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की और उसका यूज करके आपने क्या कर दिया, उसकी स्टैटिस्टिक्स जो भी आप फाइंड करना चाहते थे, जिस भी मुद्दे के लिए आप करना चाहते थे, आपने करके दे दिया। ठीक है समझ आ रही है। तो वो क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स होगा। अब इसको एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स को अगर मैं बात करूं, जो डाटा हम प्राइमरी सोर्स से लेते हैं उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी सोर्स से लेने वाले डाटा को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डाटा, और सेकेंडरी सोर्स से लेने वाले को सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा गाइस, बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी डाटा तो कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, इसको इन्वेस्टिगेटर खुद क्या करता है, कलेक्ट करता है फॉर हिज ओन पर्पस, अपने पर्पस के लिए। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटर का ही पर्पस होता है, उसी के लिए क्या किया जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है। तो इसको इन्वेस्टिगेटर खुद करता है अपने पर्पस के लिए, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेके अंत तक सारा कुछ खुद करता है। कौन, इन्वेस्टिगेटर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ रीजन, ये मैंने पहले भी बताया आपको। सोर्स ऑफ रीजन का क्या मतलब हुआ कि जहां से वो चीज पैदा हुई है उन्हीं से जाके खुद पूछना, उनसे जाके खुद पूछना, जहां से वो सोर्स उत्पन्न हुआ है वहीं से जाके उसका पता करना, वहीं से जाके डाटा को कलेक्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। उसके बाद ये होती है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि ये पहले, जैसे आप बोलते हो कि भाई उस पर्सन ने सेकंड हैंड कार ली है, सेकंड हैंड बाइक ली है, इस तरीके से बोलते हो ना। सेकंड हैंड का क्या मतलब हुआ कि एक पर्सन ने ऑलरेडी ली थी और आपने उससे ली है, समझ आ रही है। अब फर्स्ट हैंड का मतलब है आपने खुद जाके ली है, मतलब पहली अप्रोच आपकी थी, पहले आपने जाके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो उसको क्या बोला जाएगा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। जो प्राइमरी डाटा होता है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मतलब पहली इंफॉर्मेशन, प्राइमरी मतलब। ठीक है, प्राइमरी डाटा फर्स्ट कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बिकम्स सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो किसके लिए था, आपके लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर आप हो, आपने अपने पर्पस के लिए एक डाटा को कलेक्ट किया और अब आपने उस डाटा को कलेक्ट करके क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। पब्लिश करोगे तो सभी लोग पढ़ेंगे उसको, तो लोगों के लिए ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा, क्योंकि लोग तो मेहनत कर नहीं रहे इस पे। लोग क्या करेंगे, जहां पे भी आपने पब्लिश किया उसको खरीदेंगे। ठीक है, खरीदेंगे और देख लेंगे। ठीक है, उनको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, तो उनके लिए क्या है वो सेकेंडरी डाटा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो ले लिया है, आपने खुद कलेक्ट किया है और उसके बाद उसको पब्लिश किया है, देन वो सेकेंडरी डाटा है बाकी वालों के लिए। समझ आ रही है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी डाटा की। ठीक है, तो पढ़ते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये गाइस आपके सामने है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन, जो किसी और ने कलेक्ट किया था लेकिन आपने उसका यूज करा। ठीक है, सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो किसी और ने क्या किया था, कलेक्ट किया था और यूज हम करेंगे, तो हमारे लिए वो सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, सेकेंडरी डाटा किसके लिए, जिसने उसको खुद जाके कलेक्ट नहीं किया, सिर्फ उसका यूज कर रहा है, तो वो किसका यूज कर रहा है, सेकेंडरी डाटा का यूज कर रहा है। समझ आ रही है। उसके बाद दीज आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, ये ऑलरेडी क्या है, एग्जिस्टेंस में, मतलब ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ, तो ऑलरेडी क्या है, ये एग्जिस्टेंस में। उसके बाद एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस, और ये जो कलेक्ट की गई थी ये किसी और पर्पस के लिए की गई थी। किसके लिए, किसी और पर्पस के लिए
कलेक्ट की गई थी, देन द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन इन हैंड, मतलब जो क्वेश्चन आपके हैंड में है ना, मतलब जो क्वेश्चन आपका है उसका आंसर नहीं है उसमें, समझ आ रही है? मतलब बिल्कुल जो आपका पर्पस है, जरूरी नहीं है जिस पर्सन ने पहले कलेक्ट किया होगा उसका पर्पस भी सेम होगा, ठीक है? ये जरूरी तो नहीं है, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। वही चीज लिखी हुई है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, और ये जो कलेक्ट किया गया है सम अदर पर्पस के लिए किया गया, किसी और पर्पस के लिए किया गया है अदर देन द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन इन योर हैंड। मतलब जो आपके हाथ में क्वेश्चन है, आपके दिमाग में क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि वो उसी लिए कलेक्ट किया गया होगा, वो किसी और पर्पस के लिए किया गया होगा, ठीक है? समझ आ रही है? मतलब जरूरी नहीं है। अब देखो, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी अनएम्प्लॉयमेंट वाली, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट के लिए उसने डाटा कलेक्ट किया, लेकिन दूसरा पर्सन उसी डाटा का यूज करता किसके लिए, कि भाई एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है? उसको जानने के लिए उसने उसी रिपोर्ट का यूज किया। तो अब आप इससे समझ सकते हो कि मेरा जरूरी नहीं है कि जो डाटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ किसी से, किसी ने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ था और वहां से मैं उठा के यूज करता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि उसका और मेरा पर्पस सेम होगा। समझ आ रही है? ठीक है। अब ये थर्ड है कि ये क्या है, सेकेंड हैंड डाटा है, तो जरूरी है क्योंकि पहले किसी ने कलेक्ट किया हुआ है और उसको मैं ले रहा हूँ, तो मतलब ये मेरे लिए क्या है, सेकेंड हैंड डाटा है, ठीक है। अब अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स, और ये पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स में क्या हो सकता है, अवेलेबल होता है। पब्लिश्ड मतलब जो भी आपकी बुक्स वगैरह, जो भी गवर्नमेंट की बुक्स होती है, जो भी मैगजीन्स होती हैं, उसमें पब्लिश्ड होता है, या किसी और चीज में पब्लिश्ड होता है, जैसे बैलेंस शीट होती है कंपनीज की, ठीक है। और अनपब्लिश्ड का मतलब है कि किसी ने डाटा ही कलेक्ट करा था किसी एक पर्पस के लिए, लेकिन उसने अभी तक उस पर्पस को फुलफिल भी नहीं किया, लेकिन आपने उस डाटा को यूज करके किसी और पर्पस के लिए आपने उसका यूज कर लिया। समझ आ रही है? तो सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो किसी ने कलेक्ट किया है और आप उसका यूज कर रहे हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो आप खुद मेहनत नहीं करते, खुद जाके लोगों से नहीं पूछते, सिर्फ आप एक रिकॉर्ड बना हुआ है, उसी रिकॉर्ड से उसको उठाते हो और उसका यूज कर लेते हो। समझ आ रही है? तो वो डाटा आपके लिए क्या है, सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि उसको कलेक्ट किसी और ने किया है। तो जो डाटा कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन, किसी और पर्सन ने इसको कलेक्ट करा है और आप उसका यूज कर रहे हो, तो दैट इज सेकेंडरी डाटा फॉर यू, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, सेकेंडरी डाटा है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी चीजें, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। जो डिफरेंसेस हैं इसके, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर करते हैं क्लास का अंत। तो गाइस ये है डिफरेंसेस ऑफ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो गाइस ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिनलिटी पे। ओरिजिनलिटी की बात करें तो ये डाटा तो ओरिजिनल होता है, आपको पता है, जिस चीज के लिए कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर फर्स्ट टाइम आप किसी चीज को ले रहे हो तो वो ओरिजिनल है आपके लिए, क्योंकि आपसे पहले वो किसी ने डाटा इकट्ठा किया ही नहीं उससे, ठीक है, उस पर्पस के लिए। समझ रहे हो? तो जो डाटा आपने इकट्ठा किया है दैट इज ओरिजिनल। बट जो आपसे लिया गया है, आपने मतलब कोई डाटा इकट्ठा किया है और उस डाटा को किसी और ने ले लिया, तो वो ओरिजिनल थोड़ी होगा, तो नॉट ओरिजिनल। Someone else has collected this for his own purpose. किसी ने पहले ही इसको कलेक्ट किया हुआ है अपने पर्पस के लिए, ठीक है, अपने पर्पस के लिए, लेकिन आपने उसका जो पब्लिश किया हुआ डाटा है उसका यूज करा है किसके लिए, अपने पर्पस के लिए। तो यहां से समझ आती है कि वो ओरिजिनल नहीं है, किसी और का डाटा था वो, तो वो ओरिजिनल नहीं है। अब दूसरी चीज है नेचर ऑफ डाटा। डाटा के नेचर की अगर बात करें, डाटा के नेचर की बात करें तो ये क्या है, रॉ डाटा होगा। रॉ डाटा का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ चीजें रॉ डाटा होता है जो आप डायरेक्टली लोगों से पूछते हो। जैसे रॉ मटेरियल होते हैं ना, जो डायरेक्टली फैक्ट्री में जाता है, जो भी रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, तो ये कच्ची ही बात है, रॉ डाटा है, ठीक है। और इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड फॉर्म, ये फिनिश्ड फॉर्म में है, किसी ने अरेंज करके। अब आपको पता है स्टैटिस्टिक्स का काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल डाटा में चेंज करना।
तो ये तो कॉम्प्लेक्स में ही होगा क्योंकि उसने कलेक्ट किया है, तो जिसको वो कलेक्ट करेगा तो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही होगा, और कॉम्प्लेक्स को ही रॉ डाटा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसके पास आएगा वो तो सिंपल हो चुका होगा। तो अगर सिंपल हो चुका होगा तो सिंपल क्या होता है, फिनिश्ड फॉर्म ही तो होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा। अब उसके बाद अगर इसकी बात करें रिलायबिलिटी एंड सुटेबिलिटी की, तो ये मोर रिलायबल और सुटेबल होता है फॉर इंक्वायरी बिकॉज इट इज कलेक्टेड फॉर पर्टिकुलर पर्पस। रिलायबल होने का और सुटेबल होने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमें पता है किस पर्पस के लिए करना है हमने, तो हम अपनी जो क्वेश्चनरीज हैं, हम अपने जो क्वेश्चंस हैं वो उसी हिसाब से अरेंज करेंगे कि भाई हमें क्या क्या जानकारियां चाहिए, ठीक है। वैसे ही हम अपने क्वेश्चन को डिजाइन करेंगे। तो जो हमारा डाटा आएगा वो रिलायबल होगा, ठीक है, रिलायबल होगा और सॉरी वो क्या होगा, रिलायबल होगा और सुटेबल होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, हो सकता है और नहीं भी। तो ये लेस रिलायबल है, इतना ज्यादा रिलायबल और इतना ज्यादा सुटेबल नहीं है। विच मे नॉट परफेक्टली मैच आवर पर्पस। ये क्या होगा, मे नॉट मतलब पॉसिबिलिटी दिख रही है कि परफेक्टली मैच और पर्पस, क्या पता वो हमारे पर्पस के लिए मैच ही ना करे, ठीक है। मान लो वो भी बेरोजगारी पे है और ये भी बेरोजगारी पे था, ठीक है, दोनों का जो पर्पस है बेरोजगारी है, लेकिन उसके फैक्टर्स अलग हैं, इसके फैक्टर्स अलग हैं। तो फिर क्या होगा, वो किसी और मुद्दों पे बात करना चाहता है, ये किसी और मुद्दों पे बात कर रहा था, तो इनका जो रिलायबल होने की है, तो रिलायबल भी ये कम होगा और सुटेबल भी कम होगा इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, समझ आ रही है। तो ये रिलायबिलिटी और सूटेबिलिटी की बात है। तो सूट करेगा भी या नहीं करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डाटा पे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई गई है, मे नॉट परफेक्टली मैच, क्या पता ना भी करे, क्या पता कर भी जाए परफेक्टली मैच और पर्पस, ठीक है। उसके बाद है टाइम एंड मनी। टाइम एंड मनी की अगर मैं बात करूं तो गाइस ध्यान से देखो, इसको आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, इसको आप खुद बना सकते हो। अगर मैं खुद जाके डाटा इकट्ठा करता हूँ, ठीक है, अब मुझे उसके लिए क्या चाहिए, डाटा इकट्ठा करना है, तो मुझे उसके लिए एक टीम तैयार करनी पड़ेगी। वो टीम अलग अलग जगहों पे जाके क्या करेगी, डाटा को कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो उसमें खर्चा होगा, एक्सपेंसिव होगा और टाइम भी लगेगा, ठीक है, टाइम भी लगेगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, ठीक है, एक्सपेंसिव भी होगा और एक क्या होगा साथ में, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, समझ आ रही है। तो अगर आपने पूछना भी है और इस अगर जम्मू कश्मीर में ही मान लो आप सर्वे कर रहे हो और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जाना है, फिर भी आपको कितने दिन लगेंगे, को कुछ दिन तो लगेंगे ही ना इसमें भी। तो आप समझ रहे हो ये एक्सपेंसिव भी है क्योंकि खर्चा भी बहुत होगा। अगर आप टीम एक डिजाइन कर रहे हो तो कितना ये एक्सपेंसिव होगा और कितना ये टाइम टेकिंग होगा। लेकिन अगर इसमें बात करें तो ये क्या होगा, इकोनॉमिकल, मतलब बजट के अंदर आ जाएगा, समझ आ रही है। इकोनॉमिकल होने का मतलब लेस टाइम एंड लेस मनी, मतलब इतनी ज्यादा मनी की जरूरत भी नहीं है इन कंपैरिजन। इसके कंपैरिजन में इसका जो खर्चा है वो भी कम होगा, इसमें जो टाइम लगेगा वो भी कम होगा, ठीक है। खर्चा क्या है, अब किसी ने पब्लिश करके दे दिया, आपने उसी को तो उठाना है, उसी का तो यूज करना है, तो टाइम कितना ही लगेगा आपको, टाइम तो कम ही लगेगा। उसके बाद मनी भी कम ही लगेगी। उसके बाद बात करते हैं प्रिकॉशंस की और एडिटिंग की। प्रिकॉशंस और एडिटिंग की अगर मैं इसमें बात करूं तो आपका ये क्या है, प्राइमरी डाटा है। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, तो इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। प्रिकॉशंस, तो भाई जब मैंने डिसाइड करा था कि मैं इस चीज के लिए सर्वे करने जा रहा हूँ, इस चीज के लिए मैं लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करने जा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में तो यही था ना कि मैं क्या क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के आंसर क्या आने चाहिए, मुझे क्या आंसर चाहिए मुझे पता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही लोगों से बातचीत करूंगा, समझ आ रही है। तो प्रिकॉशंस क्या है, तो प्रिकॉशंस तो मैंने पहले ही ले लिए करने से पहले। और एडिटिंग की अगर बात करें तो क्वेश्चन मैंने पहले डिजाइन किए हुए थे,
ठीक है। तो प्रिकॉशन और एडिटिंग की बात करें तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ दिस, बिकॉज दिस डाटा कलेक्टेड फॉर डेफिनेट पर्पस, क्योंकि ये एक डेफिनेट पर्पस के लिए किया गया था ये वाला जो डाटा है इकट्ठा, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें तो इसमें जरूरी होगा, क्या पता जिस डाटा को हमने कलेक्ट किया है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो इसके किसी काम के ना हो, ठीक है, कुछ आंसर्स ऐसे हो जो इसके किसी काम के ना हो, तो फिर इसको एडिटिंग करनी पड़ेगी। पर प्रिकॉशंस तो मस्ट है, ठीक है। अगर जिस चीज की, जिस फैक्टर की इसको जरूरत नहीं है तो वो प्रिकॉशन ये साथ में लेके चलेगा कि भाई इसकी मुझे जरूरत नहीं है इसको साइड पे हटाओ, और जो मेरी जरूरत के हैं उसको ये उठाएगा। समझ आ रही है? तो ये था डिफरेंसेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो आज का सेशन गाइस इसी के साथ खत्म करते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपका कहीं पे कोई भी डाउट है तो जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट गाइस। ओके, थैंक यू।